This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम 10th की मैथ्स का तीसरा चैप्टर, जो कि क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा शुरुआत से या फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि समीकरण क्या होते हैं या फिर इक्वेशन क्या होती है। तो समीकरण क्या होते हैं? समीकरण देखिए, मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से एक व्यंजक लिखकर दिया गया है, x प्लस 2 बराबर 3। एक तो यह व्यंजक है और एक यह व्यंजक है x प्लस 2। मान लीजिए यह दो व्यंजक हैं, पहला और दूसरा। तो देखिए समीकरण क्या होता है, इसमें दो पक्ष होंगे और बीच में एक बराबर का चिन्ह होगा। दो पक्ष होंगे और एक बीच में बराबर का चिन्ह होगा। तो यदि हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं तो सेकंड एग्जांपल में तो हमें कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिख रहा है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। और इसके दो पक्ष हम देख सकते हैं। दो पक्ष कौन कौन से हैं? एक तो है राइट साइड में और एक है लेफ्ट साइड में। यानी कि एक कौन से साइड में है? बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, और एक है आपके दाएं साइड में यानी कि राइट साइड में। तो समीकरण जो होता है उसमें बराबर का चिन्ह होता है, उसके राइट में जो होता है उसे कहते हैं हम दायां पक्ष। इसे क्या कहेंगे? दायां पक्ष। और इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बायां पक्ष। यानी कि राइट राइट साइड को क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड साइड। और इसे लिखते कैसे हैं? RHS शॉर्ट में लिखते हैं। पूरा यदि कोई बच्चा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। और इसे क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपके समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बीच में आप उनके एक बराबर का चिन्ह होता है। अभी फिर आप कहेंगे कि सर दूसरा समीकरण है क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो समीकरण नहीं है, क्योंकि उसमें बराबर का चिन्ह भी नहीं है। और जब बराबर का चिन्ह नहीं है तो हम पक्ष को बांट ही नहीं सकते हैं। तो फिर दूसरी आपकी क्या चीज है? दूसरी आपकी एक चीज है बहुपद। दूसरे व्यंजक को क्या कहेंगे? बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो बहुपद और समीकरण में यदि आपसे कोई फर्क पूछता है तो बहुपद में कोई भी पक्ष नहीं होता और कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं होता, जबकि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि समीकरण के कितने प्रकार होते हैं या फिर इक्वेशन के कितने प्रकार होते हैं। समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेशन। तो इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं? तो देखिए इक्वेशन के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, अब किसके आधार पर तीन प्रकार होते हैं? दो तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहले आते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर क्या हो सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला आता है रैखिक। सबसे पहले क्या आता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? जो भी आपके समीकरण में चर होते हैं या फिर वेरिएबल होते हैं। अब चर या फिर वेरिएबल क्या होते हैं? जो भी आपकी x, y, z, a, b, c, ये सारी चीजें जो होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल या फिर चर कहते हैं। तो जो भी समीकरण में ये आते हैं ना, यदि इनकी घात एक है, केवल और केवल घात एक है, तो उसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमने अभी यही वाला समीकरण लिखा, x प्लस 2 बराबर 3। तो यह कैसा समीकरण हो गया? यह हो गया आपका रैखिक समीकरण। एक और उदाहरण लेना चाहें तो मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो क्या सबसे पहले हम चेक करेंगे यह भी एक समीकरण है क्या? बिल्कुल समीकरण तो है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। आपसे पूछे लेफ्ट साइड क्या है कोई, यह इसके लेफ्ट साइड हो गई, यह राइट साइड हो गई, यह बराबर का चिन्ह हो गया। तो समीकरण तो है। अभी हम चेक करते हैं क्या रैखिक है क्या। तो देखिए x की घात भी क्या है? कुछ नहीं लिखा है ऊपर, इसका मतलब x की भी एक घात है, y की भी एक घात है, z की भी एक घात है। तो इसका मतलब यह भी रैखिक समीकरण है, यह भी रैखिक समीकरण है। ठीक है, दूसरा प्रकार का क्या आता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जिसे इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, रैखिक समीकरण को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन और द्विघात समीकरण को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखिए, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, द्विघात मतलब कि दो घात। तो जिस भी समीकरण में x, y, z, a, b, c इनकी घात दो होती है उन्हें हम कहेंगे द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए, एग्जांपल ऊपर वाले ही ले रहे हैं, लेकिन इनमें जो चर की घात है उसे हम बढ़ा दे रहे हैं, एक से दो कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर जीरो, यह आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। दूसरा यदि मैं लेता हूं, मान लीजिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड बराबर जीरो। तो अभी आपका डाउट होगा कि सर इसमें y की घात तो दो है, x और z की घात एक है, तो यह द्विघात है या फिर रैखिक है? तो यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि चर की हम अधिकतम घात देखेंगे, जो भी मैक्सिमम पावर होगी ना वही उस समीकरण की घात होगी। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? किसी भी चर की या फिर किसी भी वेरिएबल की दो है, तो यह हमारा एक द्विघात समीकरण है। सेम ऐसे ही तीसरा टाइप क्या आता है? त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी? जिसमें कि देखिए, नाम से पता लग रहा है त्रिघात यानी कि तीन घात। बिल्कुल। तो जिसमें चर की अधिकतम घात तीन होंगी वह कहलाएगा आपका त्रिघात समीकरण। उदाहरण के लिए उदाहरण वही रखेंगे हम, घातों को बदल देंगे। एक्स की घात तीन प्लस दो बराबर जीरो, या फिर हम लेना चाहें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की घात तीन। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की घात तीन बराबर जीरो। अभी आपसे कोई बोले कि यह किस प्रकार का समीकरण है, तो इसमें अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात तीन है। तो यह हमारा हो गया त्रिघात समीकरण या फिर क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। यह तो था हमारी घातों के आधार पर, बहुत ही सिंपल से है। देखिए, यह तो था घातों के आधार पर। अभी हम किसके आधार पर? अच्छा, सभी को यहां तक समझ में आया क्या? पहले ये बताइए, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है समीकरण क्या होता है और घातों के आधार पर समीकरण कितने प्रकार का होता है? ऐसे ही देखिए, हो सकता है जैसे जैसा बड़ी क्लासेज में जाए आपकी घात चार आ जाए, चरों की घात चार आ जाए, पांच आ जाए, तो इसी प्रकार से चलते रहेंगे, लेकिन मुख्यतः हम तीन तरह के पढ़ते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। त्रिघात है समीकरण बताना। कौन सा वाला? त्रिघात द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें कि आपकी जो अधिकतम घात होगी किसी भी चर की वो दो होगी। नाम से पता लग रहा है द्विघात मतलब कि दो घात। तो जिसमें अधिकतम घात दो होगी वह आपका द्विघात समीकरण होगा, यदि तीन है तो वह आपका त्रिघात समीकरण होगा। ठीक है। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी आते हैं फिर आपके जो दूसरे प्रकार के आते हैं। यह तो किसके आधार पे थे? यह तो थे घातों के आधार पर। ठीक है। अभी आपके आते हैं दूसरे प्रकार के चरों के आधार पर। तो यहाँ पे दूसरे प्रकार के किसके आधार पर आएंगे? चरों के आधार पर। चरों के आधार पर यानी कि वेरिएबल्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। तो देखिए, वेरिएबल्स के आधार पर कैसे क्लासिफाई करते हैं हम समीकरण या फिर इक्वेशंस को? पहला आता है आपका एक चर वाले समीकरण। एक चर वाले समीकरण। अभी देख, अच्छा इंग्लिश में क्या होगा? इक्वेशन बेसिस ऑन द वन वेरिएबल। ठीक है। तो एक चर वाले समीकरण, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, ऐसा समीकरण जिसमें कि केवल और केवल एक चर हो या फिर सिंगल वेरिएबल हो, वह हमारा कहलाएगा एक चर वाला समीकरण। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ऐसे लिखता हूं मैं, x प्लस दो बराबर तीन। इसमें कितना चर है? यदि हम देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर केवल और केवल x ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही चर है। तो यह एक चर वाला समीकरण है। इसके बाद मान लीजिए मैं लिखता हूं वाई स्क्वायर प्लस टू बराबर फाइव माइनस सेवन। तो क्या यह भी एक चर वाला समीकरण होगा क्या?
तो देखते हैं कितने चर हैं। देखिए एक चर है, इसमें y और कोई भी चर नहीं है, तो यह भी हमारा एक चर वाला समीकरण हो गया। अभी एक और लिखते हैं, y प्लस जेड बराबर x माइनस 7। तो क्या यह एक चर वाला समीकरण है क्या? इसमें एक चर आपका y है, एक चर z है और एक चर x है। इसमें टोटल 3 चर हैं। तो यह कितने चर वाला समीकरण है? यह एक चर वाला समीकरण तो नहीं है, यह होगा आपका 3 चर वाला समीकरण। क्योंकि इसमें कितने चर हैं या फिर कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 3। इसमें 3 टाइप के वेरिएबल हैं, तो यह होगा आपका 3 चर वाला समीकरण। ठीक है। अभी मान लीजिए एक और एग्जांपल इस तरीके से लिया जाए, वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 7। अभी चलिए आप में से कोई बच्चा बताएगा यह क्या एक चर वाला समीकरण है या नहीं। यदि है तो आप ए लिखें या फिर वाई लिखें, अगर नहीं है तो बी लिखें या फिर एन लिखें। क्या वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 7 आपका एक चर वाला समीकरण है? कमेंट में लिखेंगे सभी बच्चे। वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 7 क्या आपका एक चर वाला समीकरण है? वाई और एन लिखकर बताइए। सभी बच्चे आंसर करें बेटा, कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल देखिए ये हमारा कैसा है, ये हमारा एक चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें केवल y ही चर है। अच्छा, y स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना है, चर तो वेरिएबल तो आपका y ही है ना, बस वो तो घात बदल गई है चर की। तो क्योंकि हमारा चर y है, केवल एक ही है, तो यह एक चर वाला समीकरण है। सेम इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रकार क्या आ जाएगा? दो चर वाले समीकरण। दो चर वाले समीकरण। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आपके दो चर आ जाएंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। यह एक दो चर वाला समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स भी चर है, वाई भी चर है, दो चर है। मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 7 माइनस 3 प्लस 2। अभी इसमें यदि हम देखें तो देखिए इसमें एक्स चर है, यहाँ भी एक्स चर है, वाई चर है, यहाँ भी वाई चर है। घाते अलग अलग हैं लेकिन चर तो आपके दो ही हैं। तो यह भी एक दो चर वाला समीकरण होगा। ठीक है। इसी प्रकार से आपका आ जाएगा तीन चर वाला समीकरण। तीन चर वाले समीकरण। तो देखिए तीन चर वाले समीकरण का क्या मतलब है? वही मतलब है कि इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? इसमें तीन वेरिएबल्स होंगे। उदाहरण के तौर पे x प्लस वाई बराबर 7 माइनस जेड। यदि हम इस समीकरण को देखें तो इसमें x है, y है और जेड है। कितने आपके व्यंजक चर हो गए? तीन चर हो गए या फिर थ्री वेरिएबल्स हो गए। तो यह हमारे तीन चर वाले समीकरण होंगे। अभी आप जब भी चरों के आधार पर समीकरण की बात करेंगे तब आपको घात नहीं देखनी है। इनमें हम अभी भी घात नहीं देख रहे हैं, केवल और केवल चर देख रहे हैं। जबकि पहले हमने जो सीखे थे घातों के आधार पर समीकरण, उसमें हमने क्या नहीं देखा था? चर को नहीं देखा था, केवल घातों को देखा था। ठीक है। यह आया समझ आपको कि चर के आधार पर समीकरणों को कैसे बांटते हैं? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? चरों के आधार पर समीकरण क्या होते हैं, कैसे बांटते हैं, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपने नाइन्थ क्लास में एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर पढ़ा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका मतलब क्या है? देखिए अभी आपको हर एक शब्द का मतलब पता है। एक तो समीकरण का मतलब पता है, समीकरण क्या होना चाहिए। आपको रैखिक का मतलब पता है, यानी कि लीनियर इक्वेशन। और आपको एक चर वाले का भी मतलब पता है।
तो हम केवल और केवल उन्हीं समीकरणों के बारे में पढ़ा जो कि रैखिक है और एक चर वाले हैं। उदाहरण के लिए x प्लस 2 बराबर 7 माइनस 5, आपने इस प्रकार के समीकरण पढ़े होंगे। y माइनस 3 बराबर 7 माइनस 4, इस प्रकार के समीकरण पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि यदि इनमें आप देखेंगे तो देखिए केवल और केवल एक ही चर है x, और रैखिक समीकरण है, यानी कि चर की घात कितनी है? अधिकतम। चर की घात भी एक ही है। यदि दूसरा एग्जांपल की बात करूं तो इसमें भी केवल एक ही चर है y, और उनकी अधिकतम घात कितनी है? रैखिक है क्योंकि, तो अधिकतम घात एक ही है। तो इस प्रकार के जो समीकरण है एक चर वाले रैखिक समीकरण, वो हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, 9th क्लास में हमने ये सभी पढ़े हैं। आपको ये सॉल्व करने आते हैं क्या एक चर वाले रैखिक समीकरण? चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए ईमानदारी से, y और n लिख के बताइए क्या आपको यह सॉल्व करने आते हैं। क्या एक चर वाले रैखिक समीकरण आपको सॉल्व करने आते हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, देखिए जिनको भी नहीं आते हैं एक बारी हम समझ लेते हैं जल्दी से कैसे आखिर इन्हें सॉल्व करते हैं। अच्छा, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, यदि आपकी जो भी आपके नहीं आते हैं ना, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, एक बारी हम समझ लेते हैं। जितनी भी आपकी चर की अधिकतम घात होती है, जैसे कि यहाँ पर हमारे चर की क्या घात है? अधिकतम। दोनों ही एग्जांपल्स में केवल और केवल एक ही घात है, तो इसका मतलब इसके अधिकतम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इसके केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो जितनी आपकी चर की अधिकतम घात होगी उतने ही अधिकतम आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं। मान लीजिए अभी हम इस क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले तो यह एक समीकरण है, और कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इसके अधिकतम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसकी अधिकतम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, अभी हम किसको सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं रैखिक समीकरण को सॉल्व करना, और वो भी एक चर वाले। तो कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 7 माइनस 5। अच्छा, अब किसी भी समीकरण के हल से हमारा क्या मतलब होता है? तो किसी भी समीकरण के हल से हमारा मतलब यह है कि इसमें जो भी चर का मान है, मैं इसमें ऐसा चर का मान रख दूं जिससे कि दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए 7 माइनस 5 क्या हुआ? यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर क्या है? प्लस में 2 है ही है। तो मैं ऐसा x में क्या मान रखूं जिसमें यदि मैं 2 जोड़ूं तो मेरा 2 के ही बराबर आ जाए, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ जाएं। ऐसा मैं चर का क्या मान रखूं? तो x का मान यदि हम 0 रख दें, तो देखिए 0 में 2 को जोड़ूंगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 0 जो है, x बराबर 0 हमारा एक क्या हो गया? इसका हल हो गया। किस समीकरण का? x प्लस 2 बराबर 7 माइनस 5 का। तो x बराबर 0 आपका इस समीकरण का एक हल होगा। अभी देखिए, या तो हो गई आपकी हिट एंड ट्रायल वाली बात, मतलब कि यहाँ पर x बराबर आपने 0 रख के देखा। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया जाता, एक मिनट में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता, 3x/2 माइनस 7 बराबर 4/2 माइनस 3। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया जाता, तो आप यहां से चलिए मान निकाल लेते, 4/2 क्या होगा आपका? 2। 2 माइनस 3 क्या होगा? माइनस का 1। और यहाँ पर क्या होता? 3x/2 माइनस 7 बराबर -1। अब यहाँ पे पहले आप x का मान रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे आप बार बार मान को रखकर चेक करते रहेंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो हम कौन सी विधि अपनाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? पक्षांतरण विधि। और पक्षांतरण विधि, या फिर जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांसपोज मेथड, वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक समीकरण को सॉल्व करने में आपकी सहायता करेगा। अभी देखिए पक्षांतरण विधि होती क्या है, ध्यान से समझेंगे।
मान लीजिए ये -7 है, मुझे किसका मान निकालना है? मुझे केवल और केवल x का मान निकालना है, क्योंकि मैं इस समीकरण के लिए हल ढूंढ रहा हूं, और हल का मतलब है कि x का यानी कि चर का मान निकालिए। तो मैं चर का मान निकाल रहा हूं x का, तो मैं क्या करूंगा? चर को छोड़कर बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को इधर के साइड पक्ष में भेज दूंगा। यानी कि पक्षांतरण का मतलब ही क्या होता है? पक्ष को चेंज करना, पक्षों को बदल देना। तो जो लेफ्ट साइड में है उसे राइट साइड में भेजना, और जो राइट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में भेजना। ठीक है, अभी देखिए हमारा क्या आया है? 3x-7 बराबर -1, और हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, क्योंकि हम हल ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस -7 को यहाँ पर भेजता हूँ। जो भी प्लस माइनस की चीजें होती हैं उन्हें आप सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होता है कि जब भी आप पक्षांतरण करेंगे तो आपकी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। यानी कि जब आप प्लस की संख्या का पक्षांतरण करेंगे तो वह माइनस की हो जाएगी, माइनस का करेंगे तो वह प्लस की हो जाएगी, गुणा का करेंगे तो वह भाग में जाएगी, और भाग का करेंगे तो वह गुणा में जाएगी। ठीक है, यह होते हैं आपके पक्षांतरण के नियम। अभी देखिए कैसे पक्षांतरण करेंगे। -7 है, यह लेफ्ट हैंड साइड में है, हमें इसे राइट हैंड साइड में भेजना है। सबसे पहले माइनस प्लस की चीजों का पक्षांतरण करेंगे। तो देखिए -7 को हम यहाँ भेजेंगे, तो 3x/2 की जगह तो 3x/2 रह गया। -7 अभी इधर चला गया है राइट साइड में, तो बराबर की जगह बराबर -1। माइनस का 7 आपके राइट साइड में गया है, तो क्या आएगा? +7, क्योंकि माइनस से किस में जा रहा है? प्लस में जा रहा है। माइनस की संख्या का पक्षांतरण हो रहा है तो प्लस में जाएगी। तो क्या उत्तर आएगा? 3x/2 हो जाएगा आपका किसके बराबर? 7 - 1 क्या होगा? 6। तो यह हो गया 6। अभी इसको आगे यहां पर सॉल्व करते हैं। 3x/2 बराबर हमारा आया है 6। ठीक है, अभी मुझे x का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस 2 का भी पक्षांतरण करूंगा और इस 3 का भी पक्षांतरण करूंगा। तो सबसे पहला 2 का करते हैं। तो 2 x के किस में है? 2 आप देख सकते हैं x के भाग में है, नीचे लिखा है। इसे यदि मैं यहां ले जाऊंगा तो यह गुणा में जाएगा। तो क्या, क्योंकि भाग वाली चीज है वह किस में जाती है? गुणा में जाती है। तो 3x बराबर 6 × 2, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 6 × 2 12। ठीक है, फिर देखिए अभी अभी भी क्या बचा हुआ है? x का मान तो नहीं आया है, 3 इसके अभी भी गुणा में है x के, क्योंकि 3x का मतलब क्या होता है? 3 × x बराबर 12 है। तो मुझे 3 को और यहाँ पर भेजना है, तब मेरा x का मान आ जाएगा। तो देखिए 3 × x बराबर क्या है? 12। मैं एक काम करता हूँ, 3 को राइट साइड में भेज देता हूँ। 3 अभी गुणा में है, गुणा वाली चीजों को भेजेंगे तो किस में जाएंगी? भाग में जाएंगी। तो x बराबर होगा आपका 12/3, और इसका उत्तर क्या होगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो x बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। तो x बराबर 4 हमारा इस यह जो समीकरण है इसका एक उत्तर होगा। x बराबर 4 विल बी आर करेक्ट आंसर। और यदि आपको उत्तर की जांच करनी है तो आप x बराबर 4 का मान यहाँ पर रख के देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष के मान बराबर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पक्षांतरण विधि की सहायता से आप किसी भी समीकरण का, एक चर वाले समीकरण का मान निकाल सकते हैं। चलिए अभी बताइए, क्या आपको समझ में आया एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं? और सॉल्व करने का मतलब क्या है? चर का मान निकालना। जो भी चर दिया गया है समीकरण में उसका मान निकालना होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, या फिर डाउट है तो बताइए, अपने डाउट खुलकर पूछिए। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में वाई और एन लिखकर बताइए। समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, नहीं आया है कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। जल्दी से बताएं बेटा, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट। अच्छा ये तो 12/3 है, काटा ये 12/3। ये तो बेटा 12/3 लिखा हुआ है, तो 12/3 को कैसे काटेंगे?
12 में आप ऐसे समझ लीजिए 3 से मैंने भाग दिया है, या फिर ऐसे समझ लीजिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, कैसे भी समझ सकते हैं। तो क्या आ गया, 4 उत्तर आ गया। सभी बच्चे बताएंगे। यदि समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, तो आप एन लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। समझ में आ गया है तो वाई लिखेंगे। यह मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड यही है, पक्षांतरण विधि या फिर ट्रांसपोज मेथड। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। सभी को समझ में आ गया। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है y-3 बराबर 3+2/5। चलिए अच्छा, इसको भी y/2 कर लेते हैं। y/2, y/2 -3 बराबर 3+2/5। जल्दी से y का इस समीकरण को हल कीजिए। इस समीकरण को हल कीजिए। y/2 -3 बराबर 3+2/5। हल करना है और कमेंट में उत्तर करना है आपको। जल्दी से हल करें और उत्तर करें, फिर हम हमारा टॉपिक आज का जो भी चैप्टर है वह स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो बेसिक ही चल रहा है। जो भी आपको चैप्टर समझने के लिए आना चाहिए ना पहले से, अभी तो हम उसे पढ़ रहे थे। यदि इसमें आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखिए चैप्टर समझने में आपको परेशानी होगी फिर, यदि यह समझ में नहीं आया है तो। सर, हाँ जी बताइए। राइट वाले में डाउट है। राइट वाले में डाउट है? कौन से राइट वाले में? सर 3+2/5। हाँ जी, तो इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, डाउट क्या है आपको? अच्छा, अभी देखिए इस प्रकार की हमने पहले चैप्टर में, अभी हम पढ़ेंगे इनको बहुत अच्छे से। अभी आपको जिस भी तरीके से लगता है ना यह सॉल्व होना चाहिए, आप उस तरीके से सॉल्व करें। 3+2/5 इसका मान क्या आएगा? तो पहले आप 3+2 करें, फिर उसमें 5 से भाग करें। ठीक है, उसके बाद आप पक्षांतरण करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। 'पक्षांतरण के नियम याद रखने हैं। जो भी चीज प्लस में होती है माइनस में, माइनस है तो प्लस में, गुणा है तो भाग में, भाग है तो गुणा में। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए। अच्छा अंजलि, आपने सॉल्व किया है क्या ये क्वेश्चन? कोशिश की है क्या सॉल्व करने की? ईमानदारी से बताइए एक बार। हाँ जी, महेंद्र सैनी की आईडी से स्टूडेंट है अंजलि। आपने सॉल्व किया है क्या बेटा?
कमेंट करके बताइए या फिर अनम्यूट करके बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं किया है, क्यों, समझ में नहीं आया क्या? अच्छा चलिए अनम्यूट कर दिए, एक बार अनम्यूट की करके बताइए। समझ में नहीं आया है या फिर टाइम कम पड़ गया है? अच्छा एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, अंजलि। अच्छा समझ नहीं आया, ठीक है। ठीक है चलिए अभी हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, इस क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यह किस प्रकार का, यह क्या चीज दी हुई है। तो हमने देखा बीच में बराबर का चिन्ह है, और इसके लेफ्ट साइड में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, राइट साइड में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। जब भी बराबर का चिन्ह आएगा कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, लेफ्ट में भी, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। इसका मतलब यह है तो समीकरण। इतना तो हमें पता लग गया, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, फिर लेफ्ट में कुछ लिखा है, राइट में कुछ लिखा है। तो यह क्या है, एक समीकरण तो है। ठीक है, समीकरण पता लगा लिया। अब हम देखेंगे किस प्रकार का समीकरण है। तो सबसे पहले हमने चरों की घात देखी। तो देखिए क्या है चरों की घात, चर केवल और केवल इसमें एक है y। तो इसका मतलब यह एक चर वाला समीकरण है। और इसकी भी घात क्या है, इसकी भी घात केवल एक ही है, इसका मतलब यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अभी हमें निकालना है इसका एक सॉल्यूशन। इसके कितने अधिकतम सॉल्यूशन होंगे, इसका केवल और केवल एक ही अधिकतम सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यह रैखिक समीकरण है, इसमें चर की घात केवल कितनी है, एक घात है इसमें केवल और केवल चर की। तो इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। इतना तो हमें पता लग गया। तो चलिए अभी हम इस y का क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉरी इस समीकरण का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब समीकरण के सॉल्यूशन का मतलब क्या है, या फिर समीकरण के हल का मतलब क्या है, इस चर का मान ज्ञात करना। जो भी चर है, यहाँ पर y है, y का मान ज्ञात करना। तो y के साथ साथ अभी और क्या है, -3 है, बटा में 2 है। तो हम क्या करेंगे, बटा में 2 हो गया, माइनस में 3 हो गया, इनका पक्षांतरण कर देंगे, जिससे कि केवल और केवल y का मान निकाला जा सके। ठीक है, तो देखिए y बटा 2 -3, यहाँ तो एज इट इज लिखा हुआ है, बराबर 3 + 2, 3 + 2 कितने होंगे, 5। 5 बटा में क्या लिखा हुआ है, 5, तो 5/5। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, y/2 - 3 बराबर 5/5, यानी कि 5 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम -3 को इधर भेजेंगे। क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर क्या चाहिए, y चाहिए केवल, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम प्लस या माइनस में जो संख्या होती है उनका पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ पर माइनस में 3 है, तो -3 को हमने यहाँ पर भेजा। तो हम जानते हैं जब भी हम किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो आपके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का चिन्ह होगा माइनस में, माइनस का होगा प्लस में, गुणा का होगा भाग में, भाग का होगा गुणा में। तो y/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1। -3 को इधर भेजा है तो किस में हो जाएगा, +3 में। तो क्या होगा, y/2 बराबर 1 + 3 हो गया आपका 4। ठीक है, y/2 का मान क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन हमें तो किसका मान निकालना है, हमें तो y का मान निकालना है। अभी यदि आप चाहें तो देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें कि 2 का भाग दें तो 4 आए। तो हम सभी को पता है 8 वह संख्या है जिसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन यदि कोई बच्चा पक्षांतरण विधि से करना चाहता है तो देखिए 2 यहाँ पर क्या है y के, 2 यहाँ पर भाग में है y के, इधर भेजेंगे तो किस में जाएगी, गुणा में जाएगी। तो क्या होगा,
y बराबर, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, y बराबर 4 गुणा 2। गुणा में क्यों आया? क्योंकि 2 यहाँ पर y के भाग में था, और भाग से जब पक्षांतरण होता है तो चिन्ह किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। तो y बराबर 4 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा? y बराबर 8। तो y बराबर 8 हमारा इस समीकरण का क्या होगा? एक हल होगा या फिर एक सॉल्यूशन होगा। यदि आपको उत्तर की जांच करनी है तो कैसे जांच करेंगे? y बराबर 8 का मान इस समीकरण में रख दीजिए। चलिए एक बार रख के देखते हैं। तो y बराबर 8 रखता हूं मैं, तो 8 बटा 2 माइनस 3 बराबर क्या आना चाहिए? 3 प्लस 2 बटा 5 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले राइट साइड का मान निकालते हैं। दाएं पक्ष में क्या आ रहा है? 3 प्लस 2 5 बटा 5। दाएं पक्ष में तो हमारा आ रहा है 1। अब हम लेफ्ट साइड का मान निकालते हैं। तो देखिए 8 बटा 2 क्या होगा? 4 माइनस 3। 8 बटे 2 4, माइनस 3 का माइनस 3। 4 माइनस 3 क्या हुआ? 1। आप देखेंगे दोनों ही पक्षों का मान बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा y बराबर 8 जो है वह सही उत्तर है। y बराबर 8 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पक्षांतरण का मान करके, पक्षांतरण विधि का उपयोग करके किसी भी समीकरण का हल निकाल सकते हैं। अभी बताइए, देखिए अभी बताना है आपको। यदि समझ में नहीं आया है तो एन लिखिए। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि यदि समझ में नहीं आया है तो आप एन लिखिए, लेकिन आप लोग वाई लिखते हैं जब भी। हाँ जी, राहुल गोहाना की आईडी से स्टूडेंट है, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे कहां पर समझ में नहीं आया है। सर हमको वहां से नहीं आया जहाँ पर 8/2 माइनस 3/3 प्लस 2/5 है। इससे जो नीचे की है वे। ठीक है, तो आप ये वाली स्टेप बोल रहे हैं ना? सर ठीक है, तो देखो मैंने, हमें क्या समीकरण दिया गया था? ये हमें पूरा क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, हमने निकाल लिया y बराबर 8 आया है। तो आपको पेपर में यदि कोई पूछे ना समीकरण का हल निकालिए, तो बस आपको यहीं तक ही उत्तर लिख के आना है, y बराबर 8। लेकिन पीछे के पन्ने पे हम एक बार ही अपने उत्तर को चेक करेंगे कि क्या यह उत्तर हमारा सही भी है या फिर गलत आया है। तो कैसे चेक करेंगे? y का मान जो 8 आया, इसे मैंने यहां पर रख दिया हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह मैंने 8 लिखा है बस, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो देखिए 8 बटा 2 लिखा है। 8 में यदि 2 का भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा? 4 आएगा। 4 माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखा, बराबर 3 प्लस 2 है, तो 3 प्लस 2 कितना होगा? 5 होगा। और 5 बटा 5 क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे तो आ गया 5 बटे 5 1, और यहाँ पे भी कितना आ गया? 4 माइनस 3 बराबर 1। आप देखेंगे तो देखिए बराबर का मतलब क्या है? बराबर का मतलब यही होता है कि यह दोनों जो आपके पक्ष आए हैं यह बराबर आने चाहिए। तो क्या हमारे बराबर आए हैं? तो y बराबर 1, यहाँ भी 1 आया है और यहाँ भी 1 आया है। तो दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं y बराबर 8 रखने पर, इसलिए y बराबर 8 हमारा सही उत्तर है। यदि बराबर नहीं आते हमारे समीकरण, या फिर हमारे पक्षों के मान बराबर नहीं आते, तो इसका मतलब y बराबर 8 गलत उत्तर होता। अभी बराबर है तो सही उत्तर है। यह बस हमने उत्तर की क्या किया? उत्तर की जांच की है। अदरवाइज आपको एग्जाम में तो यहां तक ही करके आना है, y बराबर 8 आपका एक सॉल्यूशन है। अभी समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, इस तरीके से आपको अपने डाउट पूछ लेना है। जो भी स्टेप समझ में नहीं आए ना, आप तुरंत अपने डाउट पूछ लीजिए। क्या सभी बच्चों को अभी क्लियर हुआ क्या? अभी क्लियर है क्या सभी को? ठीक, वेरी गुड। चलिए यह क्लियर हुआ। तो यह तो था आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना। ठीक है, बहुत ही आसान थे। अभी हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक समीकरण तो वही होते हैं जिनमें की घात क्या हो? एक हो, लेकिन दो चर होने चाहिए, तो उन्हें बोलेंगे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण।
तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? उदाहरण के लिए x प्लस वाई बराबर 2 है। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो आपके रैखिक समीकरण के सॉरी क्या कौन सा समीकरण है? यह आपका रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन इसमें कितने चर हैं? इसमें 1 और 2, x और y आपके दो चर हैं। तो दो चर वाले, और आप देख सकते हैं दोनों की घात क्या है, ऊपर कुछ भी घात नहीं लिखी है तो एक एक घात है। तो दो चर वाले कैसे समीकरण हो गए? यह रैखिक समीकरण हो गए हैं। ठीक है, तो यह होते हैं आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 7 माइनस 4। इसको यदि हम देखते हैं तो यह भी कैसा समीकरण है? एक और दो चर तो दो है, इसका मतलब दो चर वाला समीकरण तो है। फिर हम देखेंगे क्या रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, किस प्रकार का है। तो यदि आप इन दोनों की घात देखेंगे तो एक एक घात है, ऊपर कुछ भी घात नहीं लिखी हुई होती है तो इसका मतलब वह एक घात होती है। तो दोनों में कैसी घात है? एक घात है, इसका मतलब यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसी एग्जाम्पल से सीखते हैं। क्या दिया गया है? x प्लस वाई बराबर 2। x प्लस वाई बराबर 2 दिया गया है। तो देखिए अभी इसके हल क्या क्या हो सकते हैं। हल का मतलब क्या होता है आपको बताया गया है। किसी भी समीकरण के हल का, किसी भी समीकरण के हल का मतलब है उसमें जो भी चर हैं उनका मान ज्ञात करना। ठीक है, अभी इसमें दो चर हैं x और y, इसका मतलब है कि आपको इन दोनों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम इन दोनों का मान ज्ञात करते हैं, ऐसा मान जिसे जोड़ने पर 2 के बराबर आ जाए। तो देखिए मान लीजिए, माना x को मैंने क्या रखा? 0। तो मैं x बराबर 0 रखता हूं इसमें, तो क्या आएगा? 0 प्लस वाई बराबर 2। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ूं तो क्या आता है? वही संख्या आती है, तो y बराबर 2। तो मेरा एक हल तो क्या आ गया? एक हल तो मेरा आ गया है x बराबर 0, y बराबर 2। एक हल तो हो गया है यह। ठीक है, अभी मैं मान लेता हूं, माना x बराबर 1। माना x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखूंगा तो क्या आएगा? 1 प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, फिर अभी मुझे y का मान निकालना है, तो मैं 1 को क्या करूंगा? पक्षांतरण कर दूंगा। एक यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर 1। तो क्या हल आ गया? एक और x बराबर 1 और y बराबर भी 1। एक हल हमारा यह हो गया है, एक हल यह हो गया है। तो अभी देखिए आप इनके कितने भी हल प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? आप x का मान रखते जाइए, y का मान आपको मिलता जाएगा। x बराबर मान लीजिए 500 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? माइनस 498 आ जाएगा। तो ऐसे आपको अनंत हल मिल जाएंगे जिनमें x और y का मान रखने पर उसका मान 2 आएगा, उनको जोड़ने पर 2 आएगा। तो इस प्रकार के समीकरणों में आपको कभी भी इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा कि इनके आप हल ज्ञात कीजिए, क्योंकि इनके अनेक हल हैं। इनमें आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे? दो तरीके से पूछे जाएंगे। या तो वो आपसे कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण के कोई भी 3 हल ज्ञात कीजिए, या फिर कोई भी 2 हल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? x का मान अलग अलग रखते जाएंगे, y का मान अलग अलग निकालते जाएंगे। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, y के मान रखते जाएं, x के मान निकालते जाएं। कुल मिला के इस प्रकार के आपको 3 हल निकालने होंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, या फिर कैसे बनेंगे कि x प्लस वाई बराबर 2 में यदि x का मान 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x बराबर 2 है तो y का मान हमें बताना है क्या आएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? x का मान 2 है तो x का मान हम इसमें 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण? 2 प्लस वाई बराबर 2। फिर यह क्योंकि y का मान निकालना है तो इस 2 को हम पक्षांतरण करके यहाँ पर भेज देंगे। यह 2 यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0।
तो हम कहेंगे x बराबर 2 रखने पर y का मान क्या हो गया, 0 हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण में। इन्हें इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए कमेंट करके। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो बेटा डाउट रखना नहीं है, डाउट पूछ लेना है। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके क्या समझ में आया, क्लियर है। आपको दो चर दिए जाएंगे, उनमें से एक चर का मान आप रखते जाइए और दूसरे चर का मान आप निकालते जाइए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक और एग्जांपल लेके जल्दी से समझते हैं। यही एग्जांपल लेते हैं 2x-3y, 2x-3y बराबर 7-4। यह हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2x-3y बराबर 7-4 क्या होगा, 3 होगा। तो हमारा समीकरण बन गया है यह। अभी आपसे, अच्छा मैं ओरिजिनल क्वेश्चन बता देता हूं एक बार पूरा। आपका क्वेश्चन दिया गया है इस समीकरण के आपको 3 हल निकालने हैं, 3 हल निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम बना लेंगे एक टेबल, एक टेबल बना लीजिए, या फिर सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले x का मान 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान चलिए 0 रखते हैं। 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई बराबर 3। ठीक है, 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। 0 में से कुछ भी संख्या घटाएंगे वही आएगी। तो यहाँ पर तो क्या होगा, माइनस का 3y बराबर 3। यह हुआ। अब ये -3y का मतलब क्या है, -3 इंटू वाई। एक मिनट, -3 इंटू वाई बराबर 3। अभी यहाँ -3 किस में है, इसके गुणा में है। यहाँ जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो y बराबर 3 बटा -3, क्या उत्तर आएगा, -1। तो एक हल तो हो गया हमारा, x बराबर 0 और y बराबर -1। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब x बराबर 1 रख लीजिए, x बराबर 2 रख लीजिए और y के मान निकालते जाइए। इस प्रकार से हम कितने भी मान निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, केवल 3 हल निकालने हैं। तो जब भी आपके ऐसे 3 हल आ जाए वहीं पे आप स्टॉप कर देंगे, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गए आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, या फिर दो वेरिएबल वाली इक्वेशन जो होती हैं उन्हें सॉल्व करना, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। ठीक है, क्लियर है कि यहाँ तक? यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार दोबारा बता दो। बेटा क्या समझ में नहीं आया ये बताइए एक बारी। सर वो 2x 0 माइनस 3y बराबर 3। हाँ अच्छा, ठीक है। अच्छा देखिए, हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप डायरेक्ट अपनी स्टेप पूछेंगे ना, कि पूरा क्वेश्चन पूछने की बजाय आप पूछेंगे कि सर मुझे यह वाली स्टेप समझ में नहीं आई, तो मैं भी ज्यादा अच्छे से उस स्टेप को बता पाऊंगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वही स्टेप पूछें। यदि आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग समझ नहीं आई है तो आप वो पूछें डायरेक्ट, कि जो भी आपका डाउट है वो आप एग्जैक्ट डाउट पूछने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 इंटू 0 माइनस 3y बराबर 3। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 3y क्या है, 0 माइनस 3y बराबर 3 है। ठीक है, और यह स्टेप भी कैसे आई, क्योंकि x का मान हमने यहाँ पर क्या रखा है, 0 रखा है। तो 2 गुणा 0, यह यहाँ पे लिखा है, माइनस का 3y यह भी यहाँ लिखा है, बराबर 3। 2 गुणा 0 हो गया 0, माइनस का 3y बराबर 3। 0 में से किसी भी संख्या को घटाएंगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। 0 में कुछ को भी जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 माइनस 3y क्या होगा, माइनस का 3y बराबर 3। ठीक है, फिर माइनस का 3 किसके कैसे है, y के गुणा में है। इसे यहां ले जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 3/-3। और 3 में यदि 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, तो हमने भाग पढ़ा है। ऊपर किसकी संख्या है, प्लस का 3 है, नीचे माइनस का 3 है।
तो यदि आपके चिन्ह अलग अलग होते हैं भाग में तो चिन्ह माइनस का आता है। तो यह आ गया y बराबर माइनस का a। तो y बराबर -1 इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ अभी? जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ आपको सभी बच्चों को? फिर हम आज का लास्ट टॉपिक सीखते हैं जल्दी से। क्लियर है ना सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। x प्लस वाई बराबर क्या है? 5 है, ठीक है। और मुझे इसके क्या निकालने हैं? मुझे इसके 3 हल निकालने हैं। तो देखिए ऐसा कहा जाता है, उसे हम अभी सिद्ध भी करेंगे कि यदि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएं, यदि हम इसका ग्राफ बनाए ना x प्लस वाई बराबर 5 का, तो इसका ग्राफ हमें एक सीधी रेखा, सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन कैसे प्राप्त होती है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसके 3 हल निकालेंगे इसके ग्राफ के लिए, कम से कम 3 हल, ठीक है। तो x बराबर मैंने क्या रखा? 0 रखा। तो मैं देखता हूं y का मान क्या आएगा। देखिए थोड़ा समझेंगे ध्यान से, ठीक है। x बराबर 0 रखूंगा तो 0 प्लस y क्या आएगा? 5 ही आएगा। x बराबर मैंने 0 रखा तो y का मान कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो y बराबर 5 हो गया। फिर देखिए अभी मैं रख रहा हूं इसमें y बराबर 0, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 5 आएगा, ठीक है। x बराबर 2 रखा, x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो y बराबर आएगा आपका 3। इन्हें चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं रख रख के। तो ये हमने 3 हल निकाल लिए। अभी हमें इस समीकरण का ग्राफ बनाना है। हमें पता है कि इस समीकरण का ग्राफ, क्योंकि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा आती है। कैसे आती है वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लेंगे। मान लीजिए यह ग्राफ पेपर है, इस पे हम बिंदु अंकित करेंगे। बीच वाला बिंदु क्या होता है हमें पता है सभी को, 0,0 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका 1,0, यहाँ पे क्या होगा 2,0, यहाँ पे होगा आपका 3,0, यहाँ पे होगा 4,0। और इसको चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं मैं, इसको यहाँ तक बना लेते हैं। ये आगे तक है मान के करिए, और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 5,0। ठीक है, यह तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस। और ये कौन सी होती है? माइनस की एक्स एक्सिस। यह होती है आपकी वाई एक्सिस, और यह होती है आपकी माइनस की वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी देखिए ऐसे ही हम यहाँ पे भी बना लेते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा 0,1, यहाँ पे होगा 0,2, यहाँ पे होगा 0,3, यहाँ पे होगा 0,4, यहाँ पे होगा 0,5। यह हमने बिंदु अंकित कर लिए हैं। ठीक है, अभी देखिए पहला हमारा हल क्या आया है? x बराबर 0, y बराबर 5। तो x बराबर तो 0 है। अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए x बराबर तो 0 है और y बराबर 5, तो यह वाला बिंदु होगा, यह वाला बिंदु है। इस पे चलिए मैं इस तरीके से बना देता हूँ, x बराबर 0, y बराबर 5, यह बिंदु है। दूसरा कौन सा है? x बराबर 5, y बराबर 0। x बराबर 5, y बराबर 0, यह बिंदु है। ठीक है, तो ये दो बिंदु तो मिल गए, एक तो यह है और एक यह वाला है। तीसरा कौन सा है? x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 2, y बराबर 3, यह कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं, थोड़ा सा और इधर की साइड आएगा, क्योंकि x बराबर 2 के ऊपर आएगा बिल्कुल। तो यह लगभग यहाँ पर आएगा तीसरा पॉइंट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। तो यदि आप इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यह हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो यह जो सरल रेखा है यही है हमारा समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5 हमारी एक सरल रेखा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अभी देखिए इस सरल रेखा पर जितने भी पॉइंट है, मान लीजिए हम ये पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट के यदि आप निर्देशांक निकाल लेना,
इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस ऐसे में चलूं तो इसके निर्देशांक हैं 3.3,2, यानी कि x 3 है और y 2 है, तो 3,2 भी इसका एक क्या होगा, इसका एक हल होगा। इस समीकरण पर जितने, इस लाइन पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी बिंदु इस समीकरण के एक हल होंगे x प्लस वाई बराबर 5 के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या सिद्ध किया, यह आपके पेपर में आ सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। यह तो क्या है, एक ही समीकरण है। अभी हमारे जो 10th की सिलेबस में है वह है 2 समीकरण। ठीक है, तो 2 समीकरण को कैसे ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसा एक के लिए बनाया है ना, सेम ऐसा ही हम दूसरा और समीकरण होगा, दूसरे की भी लाइन खींचेंगे जैसा कि एक की खींची है अभी। ठीक है, तो अभी आपको यह समझना है कि किस प्रकार से हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाया है। यह ग्राफ सभी को बनाना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।